हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आईएफएस का मेंस है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं इस पर्सपेक्टिव में बना रहा हूँ कि जो इस बार का आईएफएस मेंस है तो जो जीएस का और इंग्लिश का जो पेपर है वो 27 फरवरी को है और ऑप्शनल का जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा। तो अभी आज अगर लेट से 22 ऑफ जनवरी हो रहा है तो अभी से लेके कुल लगभग लगभग 35 से 40 दिन है। जीएस और इंग्लिश वाले पेपर्स में 35 दिन होंगे और ऑप्शनल्स वाले पेपर में 40 दिन आपके पास बच रहे होंगे। तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितना आपको कैसे टाइम मैनेज करना है और इंग्लिश जीएस और आपके ऑप्शनल के स्ट्रेटजी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो में मैं तीन चीज़ डिस्कस करूँगा। एक मेनली कि टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, कि आपको इंग्लिश जीएस और ऑप्शंस पे कितने टाइम फोकस करना चाहिए, अभी इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ऑप्शनल्स की ओवरऑल स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लूँगा। लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, मेरा ऑप्शनल फिजिक्स और फॉरेस्ट्री था तो फिजिक्स रिलेटेड तो वीडियोज़ में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं एक सेपरेट वीडियो में डील करूँगा जो 1 या 2 दिन में मैं डाल दूँगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल अभी 40 दिन के आसपास, 35 से 40 दिन के आसपास बच रहा है। तो आप हर दिन जब भी पढ़ रहे होंगे तो आपको जो मैक्सिमम टाइम डेडिकेट करना है वो आपको ऑप्शनल्स को करना है। जीएस और इंग्लिश में आपको उतना टाइम डेडिकेट नहीं करना है। मैं मान के चल रहा हूँ, मैं वीडियो इस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि आप सिविल्स भी दिए होंगे। तो अगर लेट से आप सिविल्स दिए होंगे तो आपका जीएस प्रिपेयर्ड होगा, बस आपको एक फाइन ट्यूनिंग करनी होगी कि डिपेंडिंग ऑन की नीड ऑफ जो आईएफएस के मेंस के कुछ जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, तो उसके मुताबिक आपको थोड़ी सी वैल्यू एडिशन या फाइन ट्यूनिंग करनी होगी। और इंग्लिश तो डेफिनेटली हल्का सा देखना होगा, ऐसे तो ऑलरेडी आप लिखते हैं, लेकिन हाँ कुछ ग्रामर का एस्पेक्ट देखना होगा। तो इंग्लिश और जीएस में आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेन टाइम वहाँ पे आप फोकस नहीं करेंगे, मेन टाइम आप ऑप्शनल्स पे फोकस करेंगे। अब ऑप्शनल्स में भी आपका दो सिनेरियो बनता है। एक हो सकता है कि आपका ऑप्शनल्स जो सिविल्स में है वही ऑप्शनल आपका अभी यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी हो, तो एक वो सिनेरियो हो, तो उस केस में आपका दूसरा ऑप्शनल में भी बाय डिफ़ॉल्ट 99% चांस है कि फॉरेस्ट्री होगा। तो आप टोटल टाइम डेडिकेट कर सकते हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को। अगर 40 दिन है तो आप 40 दिन पूरा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को ही डेडिकेट कर दीजिए। और हल्का हल्का रिवीजन, जैसे लेट से आपका एक ऑप्शनल मैथ्स या फिजिक्स है तो डे बाय डे आप उसको जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आपका होगा बस आपको रिवाइज करना है, तो आप उसको रिवाइज करते रहिए। लेकिन इनकेस अगर आपका दोनों ऑप्शनल नया है, एक फॉरेस्ट्री है दूसरा जियोलॉजी या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होगा, तो आप आधा आधा टाइम 20 20 दिन या हर दिन दोनों ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आधा आधा टाइम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या जियोलॉजी की वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो मेरा ऑप्शनल नहीं था। तो रफली रफली ये आपका टाइम मैनेजमेंट का हो गया। और इंग्लिश और जीएस में आपको कितना टाइम देना, इंग्लिश और जीएस में इनफैक्ट आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना होगा। अगर आप 40 दिन है तो उसमें 1 या 2 दिन भी अगर आप इंग्लिश को दे दिए, 2 3 दिन जीएस को दे दिए, डैट इज़ मोर देन इनफ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं और जब रात में थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो उस टाइम आप इंग्लिश उठा सकते हैं या जीएस उठा सकते हैं, तो डैट विल बी बेनिफिशियल। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो चलो ये हो गया कि कितना टाइम आपको डेडिकेट करना है। तो अब इंग्लिश और जीएस में पर्टिकुलरली आपको करना क्या है। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो टोटल आपका ये पेपर 300 मार्क्स का होगा। मार्क्स का स्प्लिट आपको पता होगा, इंग्लिश 300, जीएस 300 और ऑप्शनल 400 प्लस 400। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। तो इसका जो मार्क्स का जो स्प्लिट होता है वो ए से 100 मार्क्स का होगा, कंप्रीहेंशन 50 मार्क्स, प्रेसी 50 मार्क्स, लेटर 25 मार्क्स, रिपोर्ट 25 मार्क्स और ग्रामर 50 मार्क्स। तो इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं। और जब भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट से आप 1 2 टेस्ट पेपर तो आप मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे। जैसे आप ये 2021 का आप मेंस देने जाएंगे, 2022 में हो रहा है लेकिन ये 2021 आईएफएस का मेंस हुआ। तो 2020 या 2019 का जो इंग्लिश का जो पेपर आया उसको आप 3 घंटे में आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको एक फ्लेवर मिल जाएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है।
तो आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि किसको पहले करना है, किसको बाद करना है। तो वो जो हड़बड़ी होती है, टाइम मैनेजमेंट, वो अच्छे से आपका हो जाएगा। तो 1 या 2 तो आप 3 घंटे में प्रैक्टिस कर लीजिए। अब उसके अलावा अब इंडिविजुअली अगर बात करें और टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो मार्क्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका ऐसे 100 मार्क्स का है आउट ऑफ 300 मार्क्स, तो इस पे 1 घंटा आप देंगे, कॉम्प्रिहेंसन पे आधा घंटा, प्रेसी पे आधा घंटा, 15 मिनट लेटर, 15 मिनट रिपोर्ट और ग्रामर में आधा घंटा। आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्रामर से, क्योंकि ऐसे कॉम्प्रिहेंसन, प्रेसी, लेटर, रिपोर्ट में क्या होगा, एक बार आप लिखेंगे आप एंड कर लेंगे। और लेकिन ग्रामर में क्या होगा कि 50 नंबर का सवाल है टोटल, तो उसमें आपको 40 फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लेंगे, लेकिन 10 मार्क्स कहीं अटक रहा होगा तो उसमें आपको थोड़ा गेस वर्क या कुछ आपको वहाँ पे सोचना होगा, आपको सेकंड अटेम्प्ट भी देना होगा। तो इसलिए आप सबसे पहले ग्रामर को करेंगे तो डैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल, क्योंकि एंड में बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाएगी। तो उस केस में थोड़ा आप उतने स्टेबिलिटी के साथ ये वाला सेक्शन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे कॉम्प्रिहेंसन ये सब डेफिनेटली आप ऐसे लिखने की तो आप फ्लो में होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप सिविल सर्विसेज में भी ऐसे लिखे होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा आप सबसे पहले ग्रामर ये वाला पार्ट कीजिए, मैं ऐसे करता था। फिर लेटर और रिपोर्ट कीजिए, फिर प्रेसी और कॉम्प्रिहेंसन कीजिए, फिर लास्ट में आके ऐसे कीजिए। तो ये तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके अलावा हो गया कि आपको ये सारे जो सेक्शंस हैं इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे की। तो 4 टॉपिक्स होंगे, उसमें आपको एक टॉपिक पे लिखना है 1000 वर्ड्स के आसपास, टोटल लगभग 10 पन्ने के आसपास आपके पास होंगे। तो इसमें एक जो टॉपिक होता है वो इन्वायरमेंट का होता है, बाद बाकी थोड़ा कुछ एक टेक्नोलॉजी का टॉपिक होगा, एक एजुकेशन का टॉपिक होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट के टॉपिक पे ही आपको लिखना है। आप अगर वेल एफ्लुएंट हैं, आप वेल रेड है, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो सिविल सर्विसेज का जो ऐसे होता है और इसमें जो ऐसे होता है, तो डिफरेंस यहाँ पे इस बात पे आ जाता है कि यहाँ पे जो आपको 100 में जो मार्क्स मिलेंगे उसमें ग्रामर का काफ़ी रोल होगा। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें ज़्यादा होती है तो उसमें मार्क्स के डिडक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर वहाँ पे भी मार्क्स कटते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग ये सब चीज़ों पे आपका फोकस होगा जब आप ऐसे यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके अलावा जो चीज़ आप सिविल सर्विसेज के ऐसे में करते हैं तो वो तो यहाँ पे आप करेंगे ही करेंगे। और उसके अलावा जैसे आप जनरल इंग्लिश में आप मार्क्स अगर देखेंगे लास्ट ईयर, तो 180 190 तक हाईएस्ट गए थे, और एवरेज देखेंगे तो 150 के आसपास होगा। तो वो 30-40 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है, तो उसमें आधा डिफरेंस ऐसे में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही टॉपिक चूज़ नहीं करेंगे तो रफली आपको एक बंदे को 100 में 60 मिल रहा है, एक को 100 में 40 मिलेगा, तो वहीं डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो सही टॉपिक चूज़ करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम ले लें, अगर आप 1 घंटे में ऐसे लिख रहे हैं तो 5 मिनट में डिसाइड पहले ये कर ले कि किस टॉपिक पे लिखना है, और फिर अगले 10 मिनट में आप ब्लूप्रिंट बना ले कि लगभग किस सीक्वेंस में आप कैसे सब टॉपिक्स को कवर करेंगे उस पर्टिकुलर एसे के टॉपिक में। और उसके अलावा बचे 45 मिनट में आप उस एसे को लिख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसन हो गया। तो कॉम्प्रिहेंसन तो अब काफ़ी इजी होता है कि जो भी सवाल है आपको डेफिनेटली आंसर तो पैसेज में ही होगा, लेकिन आप इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आपका ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आप थोड़े ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्रेसी की अगर बात करें, प्रेसी भी सेम हो गया। आप जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स होते हैं उसके 1/3 नंबर ऑफ़ वर्ड्स में लिखना होता है। और इसमें भी अगर बात करें तो अपने ओन वर्ड्स में लिखे तो आपको ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। और उसके अलावा लेटर और रिपोर्ट की बात करें तो ये 25-25 मार्क्स का है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए लेटर रिपोर्ट का। तो आप 10th या 12th की आप सीबीएसई का जो लेटर या रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है तो उसको आप बाय हार्ट कर लें। और ठीक है, जनरली टॉपिक्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ कंटेंट वाइज आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना, बस आपको एक इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस टेम्पलेट में लिखा जाता है लेटर और रिपोर्ट को। उसके अलावा इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि लेटर में जैसे आप नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली या जो भी है, अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है। अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो आपके वहाँ मार्क्स कट हो जाएंगे बेसिकली। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है ग्रामर। ग्रामर टोटल 50 नंबर का होता है। 10 नंबर का करेक्शन आता है, 10 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, 10 नंबर का आइडियम्स एंड फ्रेजेज आता है, 10 नंबर का वर्ड को नाउन में कन्वर्ट करना होता है और वर्ड्स को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। 10 नंबर का डिफ्रेंसिएशन बिटवीन वर्ड्स आता है कि दो वर्ड्स है जिनका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, तो उन दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग में डिफरेंस है उसको आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू डिफ्रेंशिएट करना है। तो ग्रामर को प्रिपेयर करने के लिए क्या है कि
बेस्ट होगा कि जो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व कर लें, तो वहीं से आपको एक फ्लेवर मिल जाएगा। और करेक्शन में आप देखेंगे कि कुछ कुछ आपका एरिया जो अगर वीक होगा तो उसको ग्रामर की बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे टेंसेस हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आता है, एक्टिव को पैसिव में करना, या फिर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना, या फिर सिंपल को कंपाउंड में करना, या कंपाउंड को कम्प्लेक्स में करना। तो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन ये ग्रामर की किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेज 10 साल में जो रिपीट है उसको तो आप याद कर लें, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आप किसी ग्रामर बुक से कर सकते हैं। ये वाला पार्ट काफ़ी इजी होता है कि वर्ड को नाउन में कन्वर्ट करना है या फिर वर्ड को उसके एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। डिफरेंशिएशन बिटवीन वर्ड्स ये भी आपको किसी ग्रामर बुक में मिल जाएगा। साथ में जो 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका आप सॉल्यूशंस बाय हार्ट कर लें, कुछ रिपीट भी हो जाता है, या फिर आपको एटलीस्ट फ्लेवर मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं, उसको कैसे टैकल करना है। और ये 2 से 3 दिन का काम अगर आप टोटल डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे हैं, वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 1 या 2 दिन भी कर लिए तो भी डैट विल बी मोर देन एनफ। या फिर अगर आप आधा आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो रात के टाइम आप देख सकते हैं, दिन के टाइम आप ऑप्शनल पढ़िए और रात के टाइम में हल्का जीएस या हल्का इंग्लिश आपने प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ के बारे में देख लेते हैं। ये भी 300 मार्क्स का होता है। तो टोटल इसमें 6 सेक्शन होते हैं, 50-50 मार्क्स के 6 सेक्शन होंगे। एक होगा हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमी का, एक टेक्नोलॉजी का और एक इन्वायरमेंट का। तो इसमें आपको कुछ नया जनरली आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ऑलरेडी सारा कुछ आपका कवर्ड होगा ही होगा, क्योंकि आप जीएस के 4 पेपर्स में ये सारा कुछ कवर हो जाता है। यहाँ पे एथिक्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है तो उसको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो एटलीस्ट इसमें भी आप जनरल स्टडीज़ में 1-3 घंटे का एक पेपर आप सॉल्व कर लीजिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह क्लियर हो जाए, और किस पैटर्न पे सवाल आते हैं वो आपके एक सब कॉन्साइंस में आपके बैठ जाएगा बेसिकली। और उसके अलावा आप सेक्शन वाइज देखेंगे कि क्या कैसे डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप एक पेपर तो प्रैक्टिस करेंगे ही, और आपको टाइम मैनेजमेंट भी ऐसे करना है कि अब जो पैटर्न आ रहा है उसमें क्या है कि टोटल 6 सेक्शन में देखेंगे तो 4 सवाल आते हैं, तो टोटल 24 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, 12 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको आपको 6 मिनट में करना है, और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन उसको आपको 9 मिनट में करना है। तो ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। साथ में आप सिक्वेंशियल वे में अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा बेटर हो, या फिर अब जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन है तो उसको आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन जैसे सबसे पहले हिस्ट्री के सवाल आते हैं, तो हिस्ट्री के सवाल का आपका अगर आंसरिंग आप वीक करेंगे तो उसका जो आपका नतीजा है वो आपके पूरे पेपर में रिफ्लेक्ट होगा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, अब एंशिएंट मेडाइवल के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में। तो आप अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सही से आंसर नहीं करते हैं, बाद बाकी आप सही से भी आंसर करते हैं, तो बाद बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में आपको थोड़े थोड़े कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका आंसर उतना अच्छा नहीं है तो वो आपका वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है थ्रू आउट द पेपर। तो आप हिस्ट्री वाले सेक्शन को सही से आंसर कीजिए, क्योंकि आप वही अगर वो आप सेक्शन अच्छे से आंसर कर लिए, आप पढ़ें अच्छे से और आंसर भी कर लिए, तो डेफिनेटली डैट विल बूस्ट योर मार्क्स इन जनरल स्टडीज़। उसके अलावा जितना भी स्पेस है तो उसको आप डेफिनेटली भर ही दें। और 2 पन्ना आपको मिलता है, और इसमें आपके 10 मार्कर में, और 3 पन्ना आपको मिलता है 15 मार्कर में। और उसके अलावा अगर आप देखिए तो कभी कभी क्या होता है कि अब तो नहीं हो रहा है उतना, पहले एक काफ़ी कम स्पेस मिलती थी। जैसे एक 10 मार्क्स का सवाल आ गया, अब 1 पन्ना ही मिला है। जनरली सिविल सर्विसेज में क्या होता था कि 2 पन्ना मिलता है, तो अब थोड़ा फैला फैला के लिखते हैं, कुछ डायग्राम बना देंगे, ज़बरदस्ती के एग्जाम्पल्स वगैरह डालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट सर्विसेज में अगर स्पेस लिमिटेड है तो आपको टू द पॉइंट लिखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सवाल आया तो आपको टू द पॉइंट आर्टिकल वगैरह लिखने हैं, आपको एक्सप्लेन करने में नहीं जाना है, ज़्यादा एनालिसिस में नहीं जाना है। अगर स्पेस कम दी गई है तो डेफिनेटली डिमांड वहाँ पे सवाल की है कि आप टू द पॉइंट लिखें, स्पेशली कीवर्ड्स लिखें और आगे बढ़ते जाए और ज़्यादा पॉइंट्स को आप कवर करें। और हाल फिलहाल का जो 1-2 महीने का करंट अफेयर्स है वो देख लें, क्योंकि कुछ कुछ सवाल इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। अब हिस्ट्री की बात करें तो इसमें एंशिएंट मेडाइवल के सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे औरंगजेब के बारे में पूछा गया था, चोला एम्पायर, मौर्यन एम्पायर वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो आप एंशिएंट मेडाइवल भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो या तो आप ये टाइम है अगर आपके पास तो तमिलनाडु की तमिलनाडु की जो बुक है
11 ट्वेल्थ की, वो देख सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी से थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रिपीटेड है, जैसे मनसबदारी सिस्टम, या फिर धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोक, अशोक मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, या फिर चोला एम्पायर का, औरंगजेब के बारे में भी आ रहा है। कुछ कुछ जो रिपीटेड सवाल है, तो वो जो आते जा रहे हैं, तो आप उसको आप देख सकते हैं। और मॉडर्न इंडिया तो बेसिकली आप रिवाइज करेंगे ही। उसके अलावा जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, तो उसमें आप लास्ट 5 साल के सवाल आप देख लें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो थोड़े एब्सर्ड से सवाल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जू ज्योग्राफी क्या है, तो आपको पता होगा जू कुछ एनिमल्स से रिलेटेड होगा, ज्योग्राफी तो एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ आप लिख लेंगे। तो थोड़े वैसे सवाल आते हैं, तो आप इसको आपके मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको जो समझ में आए, थोड़ा टेंजेंशियली आंसर हो लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। और डायग्राम्स वगैरह ज्योग्राफी में बनाने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा पॉलिटी है, पॉलिटी में आर्टिकल्स आपको कोट करना ही है। डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आते हैं, वो लक्ष्मीकांत के लेवल का ही होता है, तो उसको आप आर्टिकल्स जितना कोट करें उतना बढ़िया होगा। इकोनॉमिक्स आप थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह को रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी में क्या है कि अब थोड़े टेक्नोलॉजी के सवाल आते हैं, और इन्वायरमेंट का सेक्शन अब थोड़ा कम होते जा रहे हैं, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी के ज़्यादा सवाल आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के सवाल भी थोड़े भर दिए जाते हैं। तो आप लास्ट 2-3 साल में आप जो सवाल हैं, तो आप उसके आंसर्स वगैरह देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके अलावा इन्वायरमेंट में कुछ कुछ फॉरेस्ट्री के भी सवाल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनटीएफपी पे आ गया, तो आप जो फॉरेस्ट्री ऑप्शन में पढ़ेंगे तो डैट विल ऑल्सो हेल्प इन सम ऑफ द क्वेश्चंस डैट वुड बी पुट अप इन द इन्वायरमेंट सेक्शन। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में थोड़ा डिटेल्ड यहाँ पूछा जाता है, क्योंकि आप जनरल स्टडीज़ का जनरल नॉलेज यहाँ पे कहते हैं। जनरल नॉलेज का जो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ऐसा एक टर्म लिखा हुआ है कि टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। तो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन, उसमें काफ़ी टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल तो वही होते हैं जो आपके सिविल सर्विस से पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेप्थ में पता होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर जीपीएस, एमआरआई, हाइड्रोजन फ्यूल, एलएचसी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में 3 मॉडल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनेलर जीनोम के बारे में ये सब पूछा गया था। तो थोड़ा सा आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल वाजीराम की जो येलो बुक है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन थोड़ा स्कोरिंग होता है, तो ये वाले सेक्शन को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रही बात जनरल स्टडीज़ की। अब जो नेक्स्ट 800 मार्क्स का ऑप्शनल है, 2 ऑप्शनल है 400 मार्क्स का, तो उसमें अगर आपका एक अगर कॉमन है तो डेफिनेटली आप उसको रिवाइज़ करते रहिए। आपको अब पूरा 40 दिन आपको फॉरेस्ट्री पढ़ना है, लेकिन अगर इन केस आपका एक ऑप्शनल भी कॉमन नहीं है तो 20 दिन आप एक ऑप्शनल को दीजिए, 20 दिन आप दूसरे ऑप्शनल को दीजिए। और जनरली अगर आपका ऑप्शनल कॉमन है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फिजिक्स कॉमन ऑप्शनल था, तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ टॉपिक्स फिजिक्स ऑप्शनल में जो सिविल सर्विसेज में थे तो वो तो है ही है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लैग्रांजियन मैकेनिक्स फॉरेस्ट सर्विसेज में ही है फिजिक्स में, लेकिन वो सिविल सर्विसेज में नहीं है। तो वैसे भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं अगर आपका कॉमन ऑप्शनल है, तो आप उन सब टॉपिक्स को ध्यान, एक बार सिलेबस आप देख लीजिए अगर कॉमन ऑप्शनल भी है आपका तो। और ज़्यादा चांस है दूसरा ऑप्शनल जो आपका, भले आपका कॉमन ऑप्शनल हो या ना हो, एक तो आपका फॉरेस्ट्री होगा ही। तो जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड बनाऊंगा, कि आपको बेटर स्कोर करने के लिए आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में क्या कर सकते हैं, कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, और हर जो भी 16 टोटल 16 चैप्टर्स हैं आपके फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में, तो जो भी 16 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर्स को मैं थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस कर लूँगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और आपको ये वाला चैप्टर कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉरेस्ट्री ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लूँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।